नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और शुरुआत करेंगे गाजीपुर की खबर के साथ, जहां गंगा नदी में एक बक्से में मासूम मिली है। नवजात बच्ची को जिस बक्से में रखा गया है, उस बक्से में बाकायदा देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई है। बच्ची को लाल कपड़े में लपेटा गया है। स्थानीय लोगों की नजर जब बक्से पर पड़ी तो उस बक्से को निकाला गया और बक्से को जब खोला गया तो लोग भौचक्का रह गए। मुख्यमंत्री योगी ने इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लिया है और बच्ची की देखभाल का जिम्मा योगी सरकार ने ली है। इस पूरे प्रकरण के बाद जो बात निकलकर सामने आ रही है, बक्से को देखने के बाद, बक्से की स्थिति देखने के बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तंत्र मंत्र का इसमें कोई मामला हो। फिलहाल ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंसर्न में है। उनके संज्ञान में मामला जैसे ही गया है, उसके बाद तत्काल ये आदेश दिया गया है कि बच्ची की देखभाल योगी सरकार करेगी। गाजीपुर में आज ये बच्ची बक्से में बंद मिली है। किसी ने बच्ची को बक्से में बंद करके एक नदी में प्रवाहित किया था। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। एसके, इस पूरे प्रकरण पर बच्ची को जिसने भी फेंका, उसके माता पिता ने जिस वजह से भी नदी में प्रवाहित किया, यहां पर योगी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को भी कुछ दिन पहले ही निर्देश जारी किया है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं या जिनके माँ बाप की कोरोना के दौरान मृत्यु हो गई, उन बच्चों का खर्च उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। उनके रहने, खाने, पढ़ाई, बहुत सारी चीजों का खर्च, 4,000 रुपए भत्ता। वो बच्चे अगर और इस तरीके की एक घटना गाजीपुर से सामने आई है, जहां एक नवजात बच्ची गंगा के किनारे मिली है। हालांकि सीएम योगी के निर्देश पर जिलाधिकारी ने फिलहाल बच्ची के मामले में संज्ञान ले लिया है और बच्ची की देखरेख और साथ ही साथ उसकी बाकी चीजों की व्यवस्था करने का इंतजाम लगातार प्रशासन कर रहा है। हालांकि अभी तक बच्ची को एक दंपत्ति ने अपने पास रखा है और कहीं न कहीं दंपत्ति अभी इसका देख रहे हैं, लेकिन ये निश्चित है कि जिला प्रशासन के पूरे मामले में संज्ञान लेने के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरे मामले को लेकर सीधे निर्देश है कि ऐसे बच्चों का खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी, तो निश्चित ही एक मानवीय पहल है। अब देखना यह है कि इस बच्ची का जिला प्रशासन क्या निर्णय लेता है, कहां इसको रखा जाता है या किसी दंपत्ति को आधिकारिक तौर पर इसको सौंपा जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी आपका। तो गाजीपुर में गंगा नदी में एक बक्से में बंद करके बच्ची को प्रवाहित किया गया था और इस तस्वीर को आप देखिए, बच्ची लाल कपड़े में लपेटी गई है, उसमें देवी की तस्वीर लगी हुई है। हालांकि जैसे लोगों की नजर उस पर पड़ी, बच्ची को निकाला गया है। प्लास्टिक मुंह में जो लगा है उसको निकालिए। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। नए तरह से समीकरण बिठाने को लेकर तमाम छोटी पार्टियां जुगत लगाने में जुट गई हैं। अंबेडकर नगर में सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और बीएसपी से निष्कासित रामअचल राजभर की मुलाकात क्या सियासी गुल खिलाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल छोटी पार्टियां अपना हित और अपनी रणनीति के तहत पूरे समीकरण को साधने में जुटी हुई है। अपना दल और निषाद पार्टी जहां बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं, वहीं महान दल समाजवादी पार्टी के साथ हैं। फिलहाल चुनाव के ऐलान से पहले क्या सियासी बयार बहेगी, क्या बदलाव होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। तो छोटे दलों का रोल बड़ा होने वाला है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की अगर बात करें तो वो अपने सियासी गणित बिठाने में लगे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने रामअचल को सुभासपा में शामिल होने का न्योता दिया है। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर और राजभर समुदाय में ओपी राजभर की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। आरएलडी, महान दल और जनवादी पार्टी का अखिलेश को समर्थन है। तो फिलहाल अगर हम उत्तर प्रदेश के सियासी गणित की बात करें तो अभी जैसा लगातार आपको हम बता रहे हैं कि अभी रणनीति बनने का दौर शुरू हुआ है। अपने अपने तरीके से सभी
अपने आप को आंक रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि इसका भविष्य क्या होगा। अरुण राजभर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सुभासपा के। शबनम पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, और मनोज यादव साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अरुण राजभर जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा। क्या रणनीति है, क्या कुछ आप लोगों के जहन में चल रहा है, किस रणनीति के तहत आप चुनाव की तरफ देख रहे हैं? देखिए सुरेंद्र, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, वो रणनीति बनाने में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कैसे हराया जाए। इस तरीके से इन लोगों ने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया है, पिछड़ों के साथ अन्याय किया है, दलितों के साथ अन्याय किया है। तो हम ऐसे जो अति पिछड़े अति दलित समाज के जो नेता हैं, जो विभिन्न दलों में काम करके अनुभव हासिल किए हैं और वो कहीं न कहीं से पीड़ित दलों से निष्कासित हो गए हैं, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म पर लाने कर रहे हैं ताकि हम लोग एक मजबूत पिलर बनकर के समाज के बीच में एक रास्ता बना सके और समाज में जो वोटों का ध्रुवीकरण दिख रहा है उसको हम लोग कलेक्ट करके हम लोग एक सही रास्ते पर सबको खड़ा करने का प्रयास करने में लगे। उसी क्रम में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कल अम्बेडकर नगर में माननीय रामचंद्र जी से और माननीय राजीव वर्मा दोनों लोगों से मुलाकात हुई है। और मुलाकात के दौरान ये चर्चाएं हुई है कि कौन से रास्ते हम लोग चुना जाए कि जिससे हम भारतीय जनता पार्टी के झूठ को हम लोग हरा सके। तो सभी लोग विचार कर रहे हैं, हमको समय दे रहे हैं कि नहीं हमको भी मंथन करने का समय दिया जाए। तो हम लोग भी समय दिए हैं और हम लोग लगे भी हैं। हम लोग तो भाई सभी क्षेत्रों में, जैसे पूर्वांचल के 146 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां राजभर समाज का बाहुल्यता सबसे ज्यादा है, 25,000 से लेकर 90,000 वोट है। तो जो जिस इलाके में जो प्रभाव रखता है, ऐसे सभी नेताओं को हम लोग इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2017 में भाजपा की सरकार बनाए थे, वैसे ही जो इंसाफ लोग नहीं पाए हैं वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के तरफ देख रहे हैं कि समाज में हक और अधिकार के लिए अगर कोई उत्तर प्रदेश में नहीं, यहाँ पर अरुण जी, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जी ने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरीके से दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस, इनके लिए दरवाजे खुले रखे गए। तो ये तो आप इसमें आपने बात की, जिन जिन नेताओं से बात आप कर रहे हैं उनमें कुछ लोगों का झुकाव इस बात को लेकर होगा, कोई सपा की तरफ जाना चाहता होगा, कोई बसपा के साथ ही रहना चाहता होगा, किसी का झुकाव कांग्रेस की तरफ होगा। तो ऐसे में क्या आप इन सब से इतर कोई अलग मोर्चा खड़ा करने की सोच रहे हैं? देखिए, हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही दिन कह दिया है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विकल्प के रूप में तैयार होगा, हमारा मोर्चा उसके साथ खड़ा होगा। हम गठबंधन करने के लिए जो भी हमसे तैयार है, हम उनसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बीजेपी से अभी गठबंधन करने का विचार नहीं हो रहा है। विचार इस बात पर होगा, मैं एक बात ये भी कह रहा हूँ, राजनीति में कोई चीजें असंभावनाएं नहीं होती है, संभावनाओं का खेल है, बिल्कुल दृश्य बनते बिगड़ते रहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है और जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट दिल्ली में है, भारतीय जनता पार्टी जो अति पिछड़ों को न्याय देने के लिए हमसे कही थी, अगर ये इंसाफ देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बीजेपी भी हमारे लिए गुरेज नहीं होगी, हम उनके साथ भी विचार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है कि आश्वासन नहीं, अब हमें रिजल्ट चाहिए। अगर आप आश्वासन देकर के हमें अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं तो जीवन में संभव नहीं है। अब हमें रिजल्ट देकर के आप हमें जोड़ना चाहते हैं तो हम संभव नहीं। अरुण जी देखिए, अरुण जी, अगर आप सपा, बसपा या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो ये तो तय है कि सपा, बसपा और कांग्रेस अभी की वर्तमान स्थिति में एक साथ बैठती नजर नहीं आ रही हैं, तीनों अलग अलग नजर आ रही हैं। अगर इन तीनों में से किसी के साथ भी ओम प्रकाश राजभर जी जाते हैं तो वहां पर तो आपका रोल छोटे भाइयों वाला होगा, बड़ा भाई तो वही समाजवादी पार्टी रहेगी या बीएसपी रहेगी या कांग्रेस पार्टी रहेगी। देखिए, पूर्वांचल में जिसके साथ भारतीय समाज पार्टी जाएगी उसकी सरकार बनेगी, ये सभी पार्टियां जानती हैं। 2017 में बीजेपी 300 प्लस नहीं लेकर चली थी, 265 प्लस लेकर चली थी, लेकिन हश्र ये हो गया कि 325 सीटें ला दिया। कौन लाया? पूर्वांचल की 125 सीटें कौन जितवाया? ये तो बीजेपी ने भी मंथन किया। अभी हाल में ही सर्वेक्षण हुआ है, बीजेपी ने सर्वे कराया, 100 से नीचे आ गई।
और समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में अभी पूरी तरीके से मजबूत नजर नहीं आ रही है। बहुजन समाज पार्टी मजबूत नजर नहीं आ रही है। जिस दिन हमारा मोर्चा इन सभी जो भाजपा छोड़ करके जो अन्य दल के साथ खड़ा होगा, विकल्प के रूप में हम लोग एक मजबूत बीजेपी के हराने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम वोट को बांटना नहीं चाहते हैं, हम वोट को विभाजित नहीं देखना चाहते हैं। अगर माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मायावती जी अगर भाजपा को हराना चाहते हैं तो भागीदारी संकल्प मोर्चा विकल्प खोल करके रखा है कि आप हमारे साथ आइए, हम लोग मिल करके उत्तर प्रदेश में नहीं, वो तो ठीक है। अरुण जी, अखिलेश जी ने तो साफ तौर पर कहा है कि छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन, आपकी जो ताकत है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में आपकी ताकत है, वहां पर आप अपनी ताकत के हिसाब से आकलन कर रहे हैं कि आपके फायदे के लिए क्या है और किसके लिए क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन आप या तो सपा के साथ जा सकते हैं या बसपा के साथ जा सकते हैं। बसपा सपा तो एक साथ नहीं बैठ रही है। नहीं, देखिए क्या है कि हमारे विचार एक साथ हैं। सपा भी तैयार हो जाए तो हम उनके साथ जाएंगे, बसपा भी तैयार। अभी आप कह रहे हैं पूर्वांचल की बात ना, अभी हम लोगों ने मैनपुरी में 2 महीने पहले एक रैली किया था, शायद आपका निगाह उधर नहीं गया। 25,000 की संख्या मैनपुरी में लोग इकट्ठा हुए। अब वो कौन लोग थे? वो राजभर नहीं थे, वो बिंद, केवट, मल्ला, निषाद, कुशवाहा साहब के सैनिक थे, जो प्रजापति, पाल, लोहार थे। ये लोग, ये वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विचारधाराओं को अपने साथ जोड़ करके वो संघर्ष करना चाहते हैं। तब जाकर मैनपुरी में, गाजियाबाद में, बिजनौर में, अमेठी में, सीतापुर में, लखीमपुर में, संडीला में, कहा हम लोग नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के जो वंचित वर्ग है, अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के रूप में अपना नेता स्वीकार कर रहा है और उनके साथ काम कर रहा है। आप देखिए ना, संडीला में हम लोग रैली किया था, 25,000 की संख्या जुटी। हम लोग गाजियाबाद में कार्यक्रम करते हैं तो 10,000 15,000 लोग जुटते हैं। तो आखिरकार ये कौन लोग जुटते हैं? जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अपना नेता मानते वही ना जुटते हैं। नहीं, अरुण जी, आपकी अगर हम बात माने तो आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि अगर सपा बसपा कांग्रेस के साथ आपकी बात नहीं बैठती है तो जो ये विक्षुब्ध लोग हैं जो सपा बसपा कांग्रेस में नहीं जाएंगे, जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, उनको आप एक जगह पर बैठाएंगे और आप पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग लोगों को लेकर चलेंगे और एक अलग मोर्चा बनाएंगे। आपकी बातों से मुझे लग रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा में 10 दल के लोग हैं। हाँ। और 10 दल के लोग 10 जाति के हैं और उत्तर प्रदेश में 10 जातियों के लोग बहुत प्रभावशाली हैं। चाहे वो चौहान हो, चाहे पाल हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे अर्कवंशी हो, चाहे बारी हो, चाहे दुसाध हो, ये सारे जो हमारे साथ खड़े हैं, ये सबके सब प्रभावशाली है, अपने अपने इलाकों में ये प्रभाव रखते हैं। और ऐसे दल के लोगों को इकट्ठा किया गया है और ये चुनौती दिया जा रहा है। देखिए, अगर हमारा मोर्चा अलग लड़ेगा तो बीजेपी को जीतना आसान हो जाएगा। अगर हमारा मोर्चा किसी मजबूत के साथ खड़ा होगा तो बीजेपी को हराना आसान हो जाएगा। तो हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग भी भाजपा को हराना चाहते हैं, हमारे मोर्चे के साथ खड़े हो जाए, हमारे मोर्चे को अपने साथ जोड़ लें। मैं दावे के साथ पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हरा। ठीक है, मनोज यादव साहब हमारे साथ जुड़े, समाजवादी पार्टी के नेता। मनोज जी, अरुण राजभर कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए जितने भी दल हैं उनको एक तरफ आना चाहिए, लेकिन बात वही है कि सारे दल एक साथ तब बैठेंगे ना, तो वहां तो नेता की लड़ाई हो जाती है। अब कांग्रेस क्या इस बात को मानेगी, क्या बहन जी इस बात को मानेगी कि उस टीम में अगर वो टीम बनती है तो उसमें अखिलेश नंबर 1 रहे, उसके नीचे बसपा रहे, कांग्रेस रहे, राजभर रहे, जी रहे, तो ये बात तो यहीं पर आके जब भी जो सो कॉल्ड मोर्चे की बात होती है उसमें नेता को लेकर बात शुरू होती है और मोर्चा वहीं दम तोड़ देता है। देखिए धर्मराज जी, जिसको बसपा और कांग्रेस का इंतजार हो वो लोग इस बात का जवाब बेहतर ढंग से दे पाएंगे। समाजवादी पार्टी अपने आप में एक मजबूत विपक्ष के रूप में आज की स्थिति में है। भले हमारी सीटें 50 के आसपास है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में उसको मैं इस तरह कह दूं कि दिल्ली की तरह कोई मजबूर विपक्ष नहीं है, उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष है। हमने कई 2017 के बाद चुनाव लड़े हैं और उन चुनावों में बीजेपी को चारों खाने चित करने की पूरी कोशिश की और जिस तरीके से अभी हाल ही में पंचायत के चुनाव हुए या इससे पहले एमएलसी के जो स्नातक के चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी को पता चल गया कि समाजवादी रियल में बहुत मजबूत पार्टी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब से आजादी मिली तब से 4 बार अब तक हम सत्ता में काबिज हो चुके हैं। 4 बार हमारे मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं उत्तर प्रदेश में। तो मैं ना कांग्रेस की बात करूंगा ना
बीएसपी की बात करूंगा, लेकिन और जो भी राजनीतिक लेकिन मनोज यादव जी अखिलेश यादव जी का वो कोट मुझे याद है जिसमें वो कहते हैं कि बड़े दल से गठबंधन नहीं होगा, लेकिन मैं छोटे छोटे दलों से जरूर हम गठबंधन करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी ने अपना दरवाजा खोल कर रखा है, क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से सपा बात करेगी? देखिए, रास्ते सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए बंद नहीं है। छोटे दल जो भी हैं उत्तर प्रदेश में, उन सब के लिए रास्ते हैं और सबसे लगभग बात हो भी चुकी है। कहीं पे परिणाम आ चुके हैं, कहीं पे हमारी सेटिंग हो चुकी है, सीटों के मामले में भी बातचीत हो गई है। कुछ जगहों पे जो जिन दलों से अभी बचा हुआ है उन पे भी मुझे विश्वास है कि आने वाले विगत 1 महीने के अंदर सबसे बातचीत क्लियर हो जाएगी। लेकिन कोई बड़ा ऐसी बात नहीं है जिसको मैं टीवी चैनल पे छुपाऊं या बताने का थोड़ा सा ऐसा प्रयास करूं। यहाँ पर ये सवाल मनोज जी इसीलिए है ना क्योंकि वो चाहते हैं, अगर आज भी अब से तक 9 बजे के करीब जब वो हमसे बात कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी, तो उन्होंने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस सब के लिए उन्होंने अपने तरीके से राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और वो उस संभावना को इस वक्त टटोल रहे हैं, तो अपने पत्ते तो कोई नहीं खोलता, ना आप खोलेंगे ना राजभर जी खोलेंगे। ऐसे में वो किस तरफ जाएंगे, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी भी अपनी कुछ डिमांड है, तो उन डिमांड्स को कैसे आप पूरी करेंगे? देखिए, हमारी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये है जो 2019 के चुनाव में भी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने बसपा को अपनी सबसे जो मजबूत लोकसभा की सीटें थी, जो जहां हमारा बाहुल्य था हमारे वोटर का, वहां भी हमने बसपा को वोट देने में 10-10 सीटें वो जीत गई, कोई गुरेज नहीं की। तो समाजवादी पार्टी दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, तमाम सारे लोगों के जो अधिकार की रक्षा की बात है, उसके लिए कोई भी कदम उठाने में पीछे नहीं रहेगी। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, अगर छोटे राजनीतिक दल जिनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा होंगी, वहां पे निश्चित तौर पे न समाजवादी पार्टी और न किसी दूसरे बड़े राजनीतिक दल से उनके गठबंधन जैसी कोई चीज बन पाएगी। एक दायरे में रह के आप बात करेंगे। मैं कभी कभी बड़ा आश्चर्यचकित रहता हूँ, जो हमारे सुभाषपा के अरुण जी कई बार डिबेट में बैठे, उन्होंने 17 जातियों को लेके एक रिपोर्ट की बात की जो बीजेपी के घुमावे में आ गए। मैं एक बात याद दिला दूं, इसके बाद चाहे आप अरुण से सवाल पूछिएगा। मंडल आयोग जब लागू हुआ और मंडल आयोग की जब रिपोर्ट आई, तो इसी बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार गिरा दी और कमंडल जैसी एक नई चीज ले आई। तो सुभाषा को तो ये सोचना चाहिए था कि जिन्होंने मंडल की रिपोर्ट आते ही सरकार गिरा दी सेंट्रल की, वो कैसे मंडल आयोग की किसी भी सिफारिश को लागू करेंगे। आप अलग से अगर कोई सिफारिश लागू कराना चाहते हैं पिछड़ों के लिए, तो वो बीजेपी से तो नहीं पहुंचते, वो अलग बात है। ठीक है, शबनम पांडे जी भी हमारे, मैं अरुण के पास आऊंगा। मनोज जी, बीजेपी जैसे राजनीतिक दल कभी नहीं तो हक के लिए तो उन्होंने तो दरवाजा बंद कर दिया। उनका कोट यही है कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं लेकिन बीजेपी के लिए नहीं। शबनम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की इस पूरे सिनेरियो में क्या रणनीति होगी? क्योंकि आने वाला 2017 में जब आप लोग थी तो 2017 में आप सवाल पूछ रही थी, इस बार आपको जवाब देना है। ऐसे में जो छोटे छोटे दल हैं उनकी भूमिका काफी अहम हो जा रही है, तो उन छोटे दलों को साधने के लिए क्या रणनीति आप लोगों के पास है? देखिए, सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को एक चुनौती के तौर पे लेती है और हम पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में भी हमने अपनी सरकार बनाई। लेकिन हमारे साथ जो घटक दल रहे, उन घटक दल को भी हमने अपने साथ ही रखा है और आगे भी चुनाव में उन घटक दलों को ही साथ रखने की हम विचार में हैं। और जिस तरीके से अगर देखा जाए, चाहे राजभर जी की पार्टी हो, चाहे सपा की पार्टी हो, चाहे शबनम जी, 2017 में उत्तर प्रदेश की जो छोटी छोटी पार्टियां आपके साथ थीं और जिस तरीके से आपको समर्थन कर रही थी, क्या 2022 में आज की तारीख में स्थिति है? देखिए, स्थिति तो चुनाव के करीब आते ही सारी स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि हमारी भी बातचीत तमाम पार्टियों से चलेगी और हम भी पूरी तरीके से चुनाव में अपनी जीत हासिल करने के लिए तमाम छोटे दलों के जिनकी जरूरत हमें जहां जहां रहेगी और जो हमारे साथ आना चाहेंगे उनको हम जोड़ेंगे। लेकिन उसके ठीक विपरीत देखिए, चाहे राजभर जी की पार्टी हो, चाहे सपा की पार्टी हो, चाहे शिवपाल यादव जी की, चाहे कांग्रेस की सोनिया जी की पार्टी हो, ये सब परिवार वाली पार्टियां हैं।
इनमें किसी जाति धर्म को कोई सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो या तो सोनिया जी का बेटा या तो शिवपाल यादव जी बनेंगे या तो अखिलेश जी बनेंगे या यहाँ राजभर जी बनेंगे। ये जाति धर्म को लेकर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पर असल में इनके अंदर परिवार रहता है। और सपा की जहां तक देखी जाए तो सपा जब अपने परिवार के लोगों को सम्मान नहीं देके दो भाग में बढ़ गई पिछली बार सरकार बनाने के बाद, तो अब जनता ने ये भरोसा छोड़ दिया है कि परिवारवाद वाली पार्टियों पे भरोसा करना छोड़ दिया। और अगर ये सोचते हैं पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट है उसके अनुसार, देखिए लोकल बॉडीज में बहुत से स्टेट आप उठाकर देख लेकिन नहीं ठीक है, लोकल बॉडी में कोई जीत, शबनम जी इस बात से तो आप डिनाई नहीं करेंगे कि इस बार के चुनाव में आपके, मनोज यादव जाता हूं कि आप लोगों के समक्ष चुनौतियां बड़ी हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि 2017 में आप सवाल पूछ रही थी, इस बार आपको सभी के सवालों का जवाब देना है। उसमें भी 2017 में जो लोग आपके साथ थे, आज जो लोग आपके साथ नहीं है या जो लोग हैं उनमें से कई लोग नाराज हैं। देखिए ये राजनीति है, राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है। भले ही जब हमारी पार्टी में तमाम पार्टियों के लोग आते हैं तो यही जो आज सभी बागी विधायकों को और नेताओं को ढूंढ रहे हैं, यही लोग हम पर आरोप लगाते थे। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको आजादी है किसी भी पार्टी में आने का, और हम चुनौतियों को जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें विकास कार्य किए। चलिए ठीक है, आपके पास विकास का मॉडल है, आपके विकास पर जनता एतबार करेगी। ठीक है अरुण, आप जो जवाब दे रहे थे जवाब दीजिए। एक सवाल मैं नत्थी कर देता हूं उसके साथ साथ एक अरुण मेरा एक सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल, मनोज यादव जी ने कहा कि छोटे छोटे दलों को अपनी महत्वाकांक्षा को कंट्रोल में करके रखना चाहिए, क्योंकि कई बार अति महत्वाकांक्षा मोर्चा बनने नहीं देती है। देखिए मैं मनोज जी का जवाब ये देना चाहता हूँ कि 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में 43% अति पिछड़ा रहता है, और 43% अति पिछड़ा में मैं जाति गिना देता हूं, राजभर हो चाहे चौहान हो चाहे पाल हो चाहे प्रजापति हो चाहे अरपंत हो चाहे बारी हो चाहे नायक हो। मैं इन्हीं मनोज यादव जी से पूछना चाहता हूं, 4 साल में जो 4 बार सरकार में एक भी राजभर को, चौहान को, पाल को, अरपंती को एक भी थाने पर अगर दरोगा दिखा देंगे तो मैं राजनीति करना बंद कर दूंगा। सवाल नंबर 2, जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं 27% आरक्षण जो बाबा साहब जो बीपी सिंह ने लागू किया हुआ है, 89 से लागू किया है, उसमें इनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, जो केंद्र से लेकर प्रदेश तक हिस्सा लूटा जा रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे हिस्सा लूटने वालों के खिलाफ काम कर रहे हैं। भाई हिस्सा हमको भी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो इस तरीके के मानसिकता, महत्वाकांक्षा, हम तो समाज को हिस्सेदारी दिलाने की बात करते हैं। 69,000 शिक्षक में 5,500 पिछड़े वर्गों का हिस्सा। चलिए मनोज यादव जी से अरुण जवाब ले लेते हैं। मनोज यादव जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए। शिक्षक भर्ती थे और 69,500 जो भर्ती थे, आज इनके लिए कौन आवाज उठाएगा? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इसी बात को तो कह रहे हैं कि 1700 थाने हैं, वहां भी दरोगा की व्यवस्था करो, चलिए वीडियो बनाने की व्यवस्था करो, लेखपाल बनाने की व्यवस्था करो। क्या अति पिछड़े वर्गों की बात होती है? चलिए ठीक है मनोज यादव जी, अरुण ठीक है, आपकी बात आ गई। मनोज यादव जी आप पर ही सवाल उठ रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए जिसके पास उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी रही है सवाल उस पर उठना जायज भी। लेकिन अरुण जी को याद दिलाना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का आरक्षण लागू किया था। आज जो तमाम सारी जातियों में, पिछड़ी जातियों में लोग प्रधान बनते हैं, बीडीसी बनते हैं, जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, वो समाजवादी पार्टी की सरकार की ही देन थी। और जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पिछड़ों को लेके, वो किया किसने? समाजवादियों ने ही तो किया है। ये अरुण राजभर को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मैं एक सबक जरूर उनको देना चाहूंगा, जल्दी से। आपने अति पिछड़ों की जो वोट को बीजेपी के चरणों में गिरवी रखा था, उसी का परिणाम है कि पूरे पिछड़े वर्ग चलिए सर, किसने किसके वोट को कहां रखा? अभी वोटों को लेकर बीजेपी ने सबके अधिकारों को भी खत्म कर दिया।
हनन कर दिया और आरक्षण। चलिए सर, मैं तो उम्मीद करूंगा मनोज यादव जी हो गई कि 46 पर आ गए। चलिए ठीक है। अरुण जी अभी ये दौर की शुरुआत है। उत्तर प्रदेश में 2022 में फरवरी मार्च में चुनाव होंगे। अब इसकी शुरुआत है, तो इस तरीके से कई समीकरण बनेंगे, कई समीकरण धाराशायी होंगे, कई सारे वक्तव्य आएंगे, उन वक्तव्यों पर पलटवार भी होगा। सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उस पर पूरे देश की नजर होती है, क्योंकि ये एक बड़ी चर्चित कहावत राजनीति में है कि दिल्ली का जो सफर है वो लखनऊ से होकर गुजरता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण राजभर जी, शबनम पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज यादव जी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे जो दल है, चुनाव के वक्त में छोटे छोटे दलों पर सबकी नजर होती है, और यही वो वक्त होता है जब छोटे छोटे दल अपनी बात को बड़े दलों से मनवाते हैं। कौन कितना सफल होगा इसके लिए तो आपको भविष्य का में देखना पड़ेगा, भविष्य के गर्भ में उसका जवाब है, लेकिन जो भी होगा रोचक होने वाला है। तो फिलहाल हमारी इस चर्चा में बस इतना ही।